हमारे इस वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एलर्जी के बारे में, एलर्जी के कारण, एलर्जी के लक्षण, एलर्जी के तहत होने वाली समस्याएं जैसे कि एलर्जी का जुकाम और अस्थमा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एलर्जी के इलाज के बारे में। एलर्जी का इलाज कैसे संभव है, क्या करें जो एलर्जी से बचाव रहे, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें। जैसा कि आप जानते हैं, एलर्जी की तरह सभी रोग, उनका बचाव आसान है इलाज की तुलना में। तो एलर्जी का भी बचाव करना बहुत आसान है इलाज की तुलना में। दोस्तों, एलर्जी का जो बचाव है वो इसके कारण के अकॉर्डिंग ही होता है। तो जो एलर्जी के कारण है, जैसे कि हमने पहले के वीडियो में देखा है, तो एलर्जी के कारण में होस्ट फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर की जहाँ तक अपन चर्चा कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर में सबसे प्रमुख कारण है पोलन से एलर्जी, डस्ट, कोई फूड की एलर्जी। तो इन सब से हमें बचाव रखना होगा। तो एक एक करके अगर लेते हैं, अगर हमें मालूम है कि ये फूड हमें एलर्जी कर रहा है तो हमें वो फूड इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो दूध हो, मक्खन हो, घी हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोटीन के रूप में यीस्ट एलर्जी, ब्रेड्स बहुत एलर्जी करती हैं, उनमें यीस्ट होता है, तो इनसे हमें बचाव रखना होगा। दूसरा है पोलन्स। पोलन्स के बचाव के लिए बदलते हुए मौसम में विशेष ध्यान रखें। जब फसलें कट रही हों और परागकण वातावरण में अधिक होते हैं मौसम बदलने के समय, तब डबल परत का सूती कपड़ा अपने चेहरे पे बांध के रखना है, या इस तरह का मास्क आप अपने फेस पे, मुंह पे, नाक पे लगा के रखें। कुछ लोगों को जिनको डस्ट और डस्ट माइट से एलर्जी है, तो उन डस्ट से उनको बचाव रखना है। डस्ट माइट के प्रिवेंशन के लिए घर में कारपेट का प्रयोग ना करें। घर में अपने रूम्स और रहने की जगह को अच्छे से खिड़कियां आदि खोल के रखें, उसमें धूप आए इसका प्रबंध करें। तो वेल वेंटिलेटेड होम्स में रहने की जगह में डस्ट माइट्स काफ़ी कंट्रोल हो जाते हैं। जब भी सफाई करें पुरानी किताबें या पुरानी अलमारियों वगैरह की, तो सूखा कपड़ा या डस्टिंग ना करें, उसको गीले कपड़े से साफ करें। तो उससे डस्ट माइट से काफ़ी आपकी बचत हो जाएगी। एयर पोल्यूशन, जब वातावरण में, जैसे कि कुछ भारत के हिस्सों में बहुत ही एयर पोल्यूशन की समस्या है, ऐसा हो तो मुंह पे मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। जब मौसम अचानक से बदल रहा हो, खास करके जब सर्दी अचानक से आ रही हो, तो छोटे बच्चों को या जो लोग एलर्जिक हैं उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अपने सडन चेंज ना होने पाए, ऐसा ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं होस्ट फैक्टर की। होस्ट का मतलब है हम, यानी कि जो एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति है, वो अगर स्ट्रोंग है, वो अगर एलर्जी के जो भी फैक्टर्स हैं उन्हें सहन करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है, तो एलर्जी नहीं होती है और वो कंट्रोल रहती है। तो इस चीज़ को एक उदाहरण के साथ समझें। जैसे कि सोयल इज मोर इम्पोर्टेंट देन सीड। तो सीड अगर एलर्जी के कारण है तो सोयल हमारा शरीर है। शरीर अगर स्ट्रोंग है तो एलर्जी के कारण आपको प्रभावित नहीं कर सकते। सोयल अगर उपजाऊ नहीं है तो उसमें कोई भी बीज नहीं, पौधा बन सकता, उसमें बीज नहीं उग सकते। तो हमें अपने शरीर को स्ट्रोंग करना है। आइए जाने कि हम किस तरह से अपने शरीर को स्ट्रोंग बना सकते हैं, जिससे कि हमारी टॉलरेंस अच्छी रहे, हमारी सेंसिटिविटी अच्छी रहे, हमारा इम्यून सिस्टम बैलेंस रहे। तो इसके लिए आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलर्जी के मुख्य कारणों में हेरिडिटरी फैक्टर है। हेरिडिटरी मीन्स जिनके परिवार में उनके माता पिता को या दादा दादी वगैरह को एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी वगैरह रहता है, उस परिवार में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हम अपने हेरिडिटरी तो बदल नहीं सकते। जब हेरिडिटरी नहीं बदल सकते तो क्यों ना हम अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ अधिक से अधिक ध्यान दें। तो दोस्तों,
सबसे पहली चीज़ ये है कि भोजन हमारा बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, बहुत न्यूट्रिशियस डाइट हमें लेनी चाहिए जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अपना फ्रूट्स, जिसमें काफ़ी सारे मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं। आप समय समय पे सलाद का भी यूज़ करो। तो ये सब चीज़ अगर बैलेंस्ड है ना, तो फिर हमारा शरीर काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग रहेगा। फूड के साथ साथ हमें केवल फूड नहीं, उसको सही समय पे भी खाना चाहिए। बहुत देर तक रात को अगर खाना खाएंगे तो दिक्कत होती है। अगर आप ब्रेकफास्ट को अगर आप स्किप करते हैं, ब्रेकफास्ट आप नहीं लेते हैं, तो भी आपका इम्यून सिस्टम सही नहीं रहता है। अपने शरीर का वजन सही रखें, आप मोटापा ना आने दें, पर्याप्त रूप से फिजिकल एक्टिविटी करें। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उससे आपके लंग्स की कैपेसिटी स्ट्रोंग होती है, सहन करने की क्षमता में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और ख़ास बात यह है कि जब अपन फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो नेचुरल ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, जो स्वस्थ रखने के हार्मोन्स है, उनका सिक्रीशन होता है। तो उनके सिक्रीशन के कारण हमारा एलर्जी पे काफ़ी हद तक कंट्रोल जो है हो जाता है। एक बिल्कुल साधारण सी चीज़ है कि रात को देर रात तक जागते हुए रहना और सुबह लेट उठना, केवल इस एक गलती के कारण भी आपके जो हेल्दी हार्मोन्स हैं, जो हेल्थ को अच्छा रखने के हार्मोन्स हैं, वो कम हो जाते हैं और बीमारी के हार्मोन्स जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए समय पे सोएं, समय पे उठें, ये बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, ऐसा फूड जो आपके शरीर में अम्लता को बढ़ाता है, ऐसे भोजन का इस्तेमाल न करें। जैसे फास्ट फूड, जैसे कि बहुत तला भुना खाना या कि देर रात में खाना। दोस्तों, ऐसा भोजन खाना जिससे आपके शरीर में अम्लता बढ़ती है, एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ता है, ऐसे भोजन से भी बचना चाहिए। ऐसे भोजन के उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो नॉन वेजिटेरियन डाइट, ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स, फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट का नहीं करना, देर रात में भोजन करना, इवन नींद पर्याप्त रूप से नहीं ले पाना, आराम नहीं करना, गुस्सा या अपना मेंटल बैलेंस जो है वो सही न रखना, तंबाकू, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब का अगर आपके साथ है तो भी बॉडी के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ता है। अत्यधिक चीनी का प्रयोग भी बॉडी में जाकर के एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ा देता है। अगर आपका कुकिंग प्रॉपर नहीं है, भोजन अच्छे से अगर आप पका नहीं रहे हो, तो भी शरीर में जाकर के उससे एसिड अधिक बनेगा। ये भी अल्टीमेटली आपके शरीर में एलर्जी के कारण को और अधिक बढ़ा देगा। आपकी सेंसिटिविटी हो जाएगी तो आपको नेचुरली एलर्जी अधिक रहेगी। तो अपना खान पान बहुत, अभी जो मैंने आपको फूड बताए हैं, इनसे आपकी बॉडी में ऑक्सीडेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है, जिससे भी केवल एलर्जी नहीं और बहुत सारे रोग होने की चांसेस अधिक हो जाते हैं। विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो रेस्पिरेटरी एलर्जीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए है तो हमें रेस्पिरेटरी एलर्जीज कंपैरेटिवली कम होती हैं। कुछ रिसर्चेज में ये देखा गया है कि जो बेबी नॉर्मल डिलीवरी से जन्म लेते हैं और जिनको माँ का दूध पर्याप्त रूप से मिला हुआ है, वो लोग एलर्जी से बचे रहते हैं। कुछ लोग किन्हीं कारणों से अपनी हैबिटेट से, जहाँ वो रहते हैं, उससे उनको नई जगह पे जाना पड़ता है। ये भी एलर्जी होने का एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो जो लोगों को एलर्जी है, उन्हें चाहिए कि वो अपने उन जगहों पे ही रहें जहाँ पे वो पले बड़े हैं, जहाँ पे उनका जन्म हुआ है। हैबिटेट को चेंज करने से एलर्जी बढ़ती है, तो अपने उन जगहों को चुने रहने के लिए जहाँ आपको एलर्जी नहीं होती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जिसके ऊपर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं है, वो है साइकोलॉजिकल बैलेंस। अगर एलर्जी के रोगी, एलर्जी के लिए प्रोन लोग अपने मनोवैज्ञानिक बैलेंस को, साइकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, तो बहुत हद तक एलर्जी से बचा जा सकता है। जैसे कि गुस्सा ना करें, स्ट्रेस ना करें,
चिंता और ये सब आजकल हर व्यक्ति को है, तो उनसे ये नहीं कि चिंता ना करें, केवल मैं तो ये कहूँगा कि उसको एक सिस्टमाइज्ड तरीके से हल करें। जैसे कि अपने काम को शेड्यूल्ड करें, अपने जो भी वरीज हैं उनको एक सिस्टमाइज्ड तरीके से ओपिनियन, राय मशवरा लेके उनको हल करें अपने जीवन से। केवल दबे हुए रहना, अपनी बात को अच्छे से नहीं कहना, गुस्सा अंदर अंदर करते रहना, ये सब एलर्जी को बढ़ावा देती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मेरे को अभी जस्ट याद आ गया। आपने देखा होगा कि बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वो 2, 2.5, 3 साल का बच्चा जो कि अभी तक उस वातावरण के लिए तैयार नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि मुझे कहाँ और क्यों छोड़ दिया गया है, ऐसे हालत में जाकर के जो उसके मन की स्थिति होती है, जो उसको दुख होता है, वो उसके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है और ये डिस्टर्बेंस उसकी एलर्जी का एक मुख्य कारण हो जाती है। हमने उस बच्चे को देखा है, लेकिन हम बड़ों को भी देखते हैं। शादी के बाद लड़कियों में ऐसा हो सकता है, या शादी के बाद पुरुषों में भी ऐसा हो जाता है कि भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी फैमिली की उसके ऊपर ज़्यादा आ गई। नए ऑफिस में जाके ऐसा हो सकता है। ऑफिस में अगर स्ट्रेस रह रहा है, कुछ वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो भी उनको एलर्जी और अस्थमा की तकलीफें बढ़ जाती है। तो ऐसी समस्याओं में जाने से पहले, यानी कि ऐसे हालातों में जाने से पहले क्यों ना उन लोगों की एक काउंसलिंग हो जाए, उन लोगों को उसके लिए तैयार किया जाए, मनोवैज्ञानिक रूप से उनको सुदृढ़ किया जाए और उस हालात के लिए वो अगर प्रिपेयर हैं तो उन्हें एलर्जी की संभावनाएं कम हो जाएगी। उन सिचुएशंस को वो अच्छे से हैंडल कर पाएंगे तो उनका इम्यून बैलेंस जो है वो सही रहेगा और इस प्रकार से उनकी एलर्जी भी मेंटेन रहेगी, कंट्रोल रहेगी और उनको नहीं होगी, ऐसा भी संभव है। अब हम बात करते हैं एलर्जी के होम्योपैथिक इलाज के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो परंपरागत रूप से एलर्जी का इलाज है, एलोपैथिक इलाज लोग लेते हैं अधिकांशतया, उस इलाज में बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि एलर्जी के लिए उनको वो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स या ब्रोंकोडायलेटर्स लाइफ लॉन्ग लेने पड़ते हैं और लेके भी जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो रहे हैं, उनकी डोजेस धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। होम्योपैथिक इलाज से उनकी एलर्जी परमानेंट ठीक हो जाती है, इसमें कतई कोई शक नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन आपके शरीर में जा कर के होस्ट फैक्टर को स्ट्रॉन्ग एनफ बना देती है, उसको मजबूती प्रदान कर देती है, जिससे जो चीज़ें उसको एलर्जी करती है वो चीज़ों के लिए उसमें एक अच्छी टॉलरेंस इंप्रूव हो जाती है, वो उसको प्रभावित नहीं करती। आइदर वो फूड हो या पोलन्स हो, डस्ट हो, उन सब के लिए सहन करने की क्षमता उसमें आ जाएगी। ये क्योर कहलाता है। क्योर मीन्स इलाज हो गया और दवाइयाँ बंद। ये नहीं कि होम्योपैथिक दवाई आपको सारी उम्र लेनी ही पड़ेगी। हाँ, इसके लिए आपको एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना है, जाकर अपनी तकलीफ को विस्तार से बताना है, तकलीफ कैसे शुरू हुई थी, किन किन हालातों में आपको तकलीफ होती है, किन हालातों में तकलीफ बढ़ जाती है, मौसम कौन सा आपको लगता है कि जिसमें तकलीफ बढ़ती है, क्या खाने से, किस वातावरण में, किन हालात में, किन स्ट्रेस के साथ में आपको तकलीफ होती है, ये सब आपको डॉक्टर को बताना है। अगर आपको तकलीफ होती है तो आप क्या करते हो, अगर आपको जुकाम है एलर्जी का तो आपको किस हालत में वो ठीक फील करते हैं, कि जैसे खुली हवा में आपको अच्छा लगता है, नाक को ढकने से अच्छा लगता है, गर्म कुछ खाने या पीने से आपको अच्छा लगता है, ये सब आपको होम्योपैथिक डॉक्टर को अच्छी प्रकार से बताना है। अगर आपको खांसी है, एलर्जिक अस्थमा है, तो भी आपको ये बताना है कि आप खांसी के दौरान क्या करते हो। आप खांसी के दौरान उठ के बैठ जाते हो, आप लेट जाते हो, आप चलते फिरते हो, या आपको कुछ गर्म खाना या गर्म पीना पड़ता है जिससे आपको रिलीफ मिलती है, ये सब आपको बताना है। एलर्जी या अस्थमा होने के अटैक के दौरान आपको क्या चीज़ें जो एलर्जी के सिम्टम नहीं है हो जाते हैं, वो भी आपको होम्योपैथिक डॉक्टर को बताने हैं। जैसा कि आपको प्यास बढ़ जाती है, प्यास नहीं लगती है, कब्ज हो जाती है,
आपको सिर में दर्द होता है, आप खाने के लिए यह चीज़ अधिक पसंद करने लगते हो जिसका कोई मतलब अदरवाइज लगता नहीं है, वो होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए बड़ी काम की चीज़ हो सकती है। आपको उस वक्त जब आपको एलर्जी हो जाती है या अस्थमा का अटैक होता है, मानसिक कंडीशन में जो बदलाव है, आपके व्यवहार में, बिहेवियर में जो बदलाव है, वो भी आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को उस वक्त हो सकता है कि पसंद हो मेरे पास कोई रहे, मेरे साथ कोई बात करे। किसी को ये भी हो सकता है मेरे से कोई ना बात करे, मुझे इस बारे में कुछ ना कहो, कुछ ना पूछो, शोर ना करो, आप लाइट को बंद रखो, आप मेरे डिस्टर्बेंस नहीं करो। ऐसे कुछ भी जो भी बिहेवियर इस तरह के आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी को उस वक्त डर लग सकता है, किसी को बहुत घबराहट हो सकती है, किसी को इस तरह से उसका इंडिविजुअल है, वो कुछ उसको एंडलेस लिस्ट है, जो भी फील हो वो होम्योपैथिक डॉक्टर को अगर वो बताते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सब बताना है होम्योपैथिक डॉक्टर को। और दवाई का चुनाव होम्योपैथिक डॉक्टर पे छोड़िए आप, क्योंकि इन सब के आधार पर चुनाव होता है। होम्योपैथी में सभी अस्थमा के पेशेंट के लिए एक ही दवाई है ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में इन सब चीज़ों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको क्या बताऊं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख करके दवाई का चुनाव किया जाता है। होम्योपैथिक डॉक्टर दवाई का चुनाव करने के बाद में वो ये तय करता है कि उसकी पोटेंसी क्या हो, उसकी पावर कितनी रहे, उसकी डोज क्या रहे, कितनी बार रिपीट करनी है, उसके साथ में कोई वो दूसरी दवाई देनी है नहीं देनी है, या अन्य सब चीज़ें जो एक डॉक्टर का काम है वो आप उन पे छोड़िए और वो इलाज आपका करेंगे। इसमें तो कोई बात ही नहीं है। होम्योपैथिक इलाज से ये अस्थमा एलर्जी आराम से ठीक होते हैं, इसमें कतई कोई शक नहीं है। आइए अब हम जानते हैं कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो अस्थमा एलर्जी या जुकाम की एलर्जी के लिए बहुत ही कारगर है। इन सब दवाइयों की लिस्ट में अगर हम देखें तो आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, बहुत लोगों को इससे आराम आता है। आर्सेनिक एल्बम के क्या विशेष लक्षण है, वो ये है कि आर्सेनिक एल्बम में मिडनाइट एंड मिड डे एग्रावेशन, 12 से 1-2 बजे के बीच में उनको एलर्जी अस्थमा के अटैक ज़्यादा पड़ते हैं, दिन में भी हो रात में भी हो। ठंड से बहुत सेंसिटिव होते हैं, जरा सी कुछ ठंडा खाया या कुछ ठंड हो गई वातावरण में, उनको तुरंत से प्रभाव पड़ता है। ये आर्सेनिक के पेशेंट्स बहुत ही बेचैन होते हैं, इनको बहुत तुरंत वीकनेस आ जाती है। जैसे ही एक बार कुछ भी हुआ तो एकदम से प्रोस्ट्रेशन, जिसको वर्ड हम यूज करते हैं, निहायत ही कमजोरी आ जाती है आर्सेनिक के पेशेंट को। और आर्सेनिक का पेशेंट गर्म चीज़ों को खा के अच्छा फील करता है, उसको बिस्तर में बैठने से आराम मिलता है, वो लेट नहीं पाता है। ऐसा होने पर आर्सेनिक 30 की डोज आपको देनी होगी। ये डिपेंड करेगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी में रिपीट करना है, ये बड़ा मुश्किल है बता देना कि कितनी डोज लेनी होती है। दूसरी मेडिसिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पल्साटिला। तो पल्साटिला का रोगी आर्सेनिक से उल्टा, वो गर्म मिजाज का व्यक्ति है, उसको ठंडी चीज़ें अच्छी लगती है, ठंडी हवा में जाके घूमना उसको अच्छा लगता है, उसका जुकाम, उसकी छींके ओपन एयर में जाकर के रिलीफ हो जाते हैं। उसको चाहिए होता है कि कोई उसके पास रहे, उसकी बात सुने, उसको सांत्वना दे। ऐसा सब करने वाले व्यक्ति को पल्साटिला 30 की मेडिसिन देनी चाहिए। बच्चों की एलर्जी, बच्चों की अस्थमा, चाइल्डहुड अस्थमा के लिए इपिकाक 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। इपिकाक 30 मेडिसिन उन बच्चों को दी जाती है जिनको खांसी के साथ में बहुत ही कंजेशन फील होती है और खांसी के साथ में उल्टी आती है, और उल्टी करके रिलीफ हो जाना चाहिए, लेकिन इस मेडिसिन के बच्चों को रिलीफ नहीं होता है। ये होने पर आपको इपिकाक 30 बच्चों को देनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। ये भी 30 या 200 पोटेंसी में दी जाती है। नेट्रम सल्फ मेडिसिन ह्यूमिड यानी कि नमी वाले वातावरण में, बरसात के सीजन में या समुद्र के किनारे जिन लोगों को एलर्जी का जुकाम या अस्थमा रहता है, उनके लिए ये रामबाण दवाई है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, एलर्जी के कारणों में हेरिडिटरी फैक्टर यानी कि अनुवांशिक कारण। ट्यूबरकुलिनम एक मेडिसिन है, वो 1 mg पोटेंसी में महीने में एक बार कुछ महीनों के लिए देने से हेरिडिटरी फैक्टर ऑफ अस्थमा या एलर्जी अगर मौजूद है, ट्यूबरकुलोसिस जिनके परिवार में होती है, उन परिवार के बच्चों को अगर
एलर्जी का जुकाम या अस्थमा है उनके लिए बहुत उपयोगी दवाई है। एक और मेडिसिन है मीडोराइनम। मीडोराइनम भी आनुवंशिक रूप से जिनको एलर्जी रहती है उनके लिए बहुत काम की दवाई है। यह भी 1 पोटेंसी में दी जाती है, नोसोड है, और इसका टिपिकल सिम्टम ये है कि पेशेंट को उल्टा लेटने से आराम मिलता है और ये पेशेंट को समुद्र के किनारे पे अगर वो जाएगा तो उसको तकलीफ बढ़ जाती है। एक और मेडिसिन है जिसको हम नोसोड ही बोलते हैं, वो है सोराइनम। सोराइनम वनम भी हम इस तरह के एलर्जी और जुकाम के लिए देते हैं, स्पेशली जब रोगी को एक वर्ष के उन्हीं महीनों में, जैसे कि मार्च में या सितंबर में या साल के कोई भी फिक्स्ड रहे, जो कि हे फीवर का टिपिकल है कि साल में वही एक आध महीना होती है जब उसको एलर्जी और अस्थमा का अटैक पड़ता है, उसके लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, सोराइनम 1 है। पाथोज 30 एक मेडिसिन है जो कि डस्ट एलर्जी के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मानी जाती है। जो स्टोन्स का काम करते हैं या जो धूल से जिन लोगों को बहुत एलर्जी होती है उन पेशेंट्स को पाथोज 30 मेडिसिन कुछ डोजेज हम देते हैं तो उनकी एलर्जी ठीक हो जाती है। एक और मेडिसिन है सीना 30 बच्चों के अस्थमा में बहुत उपयोगी है, विशेष करके उन बच्चों में जिनके पेट में कीड़े होते हैं। वर्म्स बच्चों में कॉमन कंप्लेंट है और जिन लोगों को पेट में कीड़े हैं ये दवाई देने से केवल कीड़े ही नहीं, अस्थमा एलर्जी भी उनकी ठीक हो जाती है। तो इसका प्रयोग भी हम लोग करते हैं एलर्जी अस्थमा के लिए। हाँ, जो सीना का बच्चा है वो बहुत ही इरिटेबल, चिड़चिड़ा रहता है और सेहत में बिल्कुल कमजोर दुबला हो जाता है। वो सीना बहुत काम की मेडिसिन है। एक और मेडिसिन है ब्रोमियम 30 उन अस्थमा और एलर्जी के पेशेंट्स में कारगर है जिनको समुद्र के किनारे पे जाकर के तकलीफ बढ़ जाती है। ये सी शोर जो है इस मेडिसिन को सेलर्स अस्थमा की मेडिसिन भी कहते हैं, ब्रोमियम 30। मेडिसिन है यूकेलिप्टस, वो 30 पोटेंसी में हम लोग यूज करते हैं। ये मेडिसिन ओल्ड एज पीपल, बूढ़े लोगों के अस्थमा में बहुत कारगर है, विशेषकर जब उनको बहुत ही ज़्यादा खांसी के साथ में गाढ़ा बदबू वाला बलगम आ रहा हो। यूकेलिप्टस 30 हम लोग काम में लेते हैं। कुछ और मेडिसिन्स भी हैं एलर्जी और अस्थमा के लिए, जैसे कि सल्फर 30, जैसे कि एड्रीनेलिन 30। तो एंडलेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया। होम्योपैथी में दवाइयों का चुनाव लक्षणों के आधार पर किया जाता है। केवल ये दवाई सब लोगों की अस्थमा को ठीक करेगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। लक्षण मिलते हैं, वो दवाई रामबाण की तरह जीवन भर के लिए रोग से मुक्ति दिलाने में सक्षम होती है। कुछ मदर टिंचर हैं जिनको अस्थमा के एक्यूट अटैक के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि ब्लाटा ओरिएंटलिस, जैसा कि जस्टिशिया एडाटोवा, जैसा कि अरेलिया रेसिमोसा। इन दवाइयों को 5 बूंद दवाई एक बार में गर्म पानी में मिला करके धीरे धीरे चाय की तरह पीने से अस्थमा और एलर्जी के अटैक में तुरंत राहत मिलती है। तो दोस्तों, हमने आज देखा कि एलर्जी के जुकाम और अस्थमा के इलाज में हमें क्या करना चाहिए, होम्योपैथिक इलाज किस तरह से सक्सेसफुल है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे द्वारा सुझाए हुए अस्थमा और एलर्जी के बचाव के तरीकों को इस्तेमाल करें, एलर्जी के रोग होम्योपैथिक इलाज लें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सुखी रहो, आप स्वस्थ रहो, आप निरोग रहो, आपकी उम्र लंबी हो। इन्हीं कामनाओं के साथ नमस्कार।